हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम कक्षा 12 के हिंदी मीडियम के बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए मुख्य सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं, तो अब तक 10 चैप्टर्स का अध्ययन किया जा चुका है। 11, 12, 13 और 14 चैप्टर्स का अध्ययन आज करेंगे। तो पहला सूत्र है फोटोन का गतिज द्रव्यमान। m इक्वल्स होता है h/c² या h/c लैम्डा। आइंस्टीन का द्रव्यमान समीकरण होता है E बराबर mc², और प्लांक्स थ्योरी के आधार पर फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो होती है E बराबर hν। दोनों की तुलना करने पर ये आ जाता है। दी ब्रोगली तरंग की तरंग दैर्घ्य। दी ब्रोगली तरंग होती है द्रव्य तरंग या मैटर वेव। उसके लिए लैम्डा इक्वल्स होता है h/p, जहाँ p संवेग है, h/mv। यदि तरंग की गतिज ऊर्जा k हो तो लैम्डा इक्वल्स हो जाएगा h/2mk। अब इसको mv को k में बदलने के लिए k इक्वल्स होता है हाफ mv², और इससे mv में और k में रिलेशन आ जाएगा और mv की जगह आ जाएगा 2mk। तो लैम्डा इक्वल्स h/√2mk। यदि इलेक्ट्रॉन को v विभवांतर से त्वरित किया जाए तो लैम्डा इक्वल्स होता है h/2mk की वैल्यू हो जाती है qv, या इलेक्ट्रॉन के केस में हो जाएगा ev। तो लैम्डा इक्वल्स h/√2mev। अगर h की वैल्यू रख दें, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की वैल्यू रख दें, e की वैल्यू रख दें, तो ये कैलकुलेशन के बाद आ जाता है 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। यहाँ से डायरेक्ट आंकिक प्रश्न आते हैं। कार्यफलन W या फाई इक्वल्स होता है hν0 या hc/λ0, जहाँ ν0 देहली आवृत्ति है और λ0 है देहली तरंग दैर्घ्य। देहली आवृत्ति वह मिनिमम आवृत्ति है जो कि किसी भी मेटल की सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट या उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है। तरंग दैर्घ्य वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य है आपतित फोटोन की जो किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है। फोटोन की ऊर्जा E इक्वल्स होता है hν या hc/λ, जहाँ c प्रकाश की चाल है। गतिज ऊर्जा Ek तथा निरोधी विभव V0 में संबंध। Ek इक्वल्स होता है eV0। ये इसमें जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव का चित्र है। ये इसमें मान लीजिए कैथोड है, ये प्लेट है और इसको बैटरी से जोड़ दिया गया है। तो जैसे ही इसको ये फोटोन आपतित होंगे और ये वोल्टेज अगर नहीं भी दे रहे हैं, तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होने के बाद, उत्सर्जित होने के बाद प्लेट पर पहुँच जाएंगे और परिपथ में धारा फ्लो हो जाएगी। तो 0 वोल्टेज पर भी क्या होता है, कुछ ना कुछ धारा प्राप्त हो रही है। अगर इस प्लेट पर नेगेटिव विभवांतर लगा दिया जाए तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर कलेक्ट किए जा रहे थे वो क्या होने लगेंगे, वापस रिपेल होने लगेंगे, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि एक भी इलेक्ट्रॉन प्लेट पर नहीं पहुँचेगा और उस कंडीशन में इस परिपथ में धारा फ्लो नहीं होगी। जिस वोल्टेज पर ये धारा बहनी बंद हो जाए या धारा की वैल्यू 0 हो जाए, उसी वोल्टेज को कहते हैं निरोधी विभव V0। तो ये पॉइंट आया निरोधी विभव V0। ये जो वैल्यू है ये है वोल्टेज के नेगेटिव मान के लिए। तो ये इसके लिए ग्राफ हो गया, ये हो गया इसका चित्र। फिर है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहता है कि जैसे कोई फोटोन है, उसकी hν एनर्जी है, किसी मेटल के सरफेस पर जब वो आपतित होगा तो उसका कुछ एनर्जी तो उसको इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकालने में खर्च हो जाएगी, जिसको हम कह रहे थे कार्यफलन, और कुछ बची कुची जो एनर्जी है उसको गतिज ऊर्जा देने में खर्च हो जाती है। तो इस तरह से जो hν है वो हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर या गतिज ऊर्जा में और कार्यफलन में टूट जाती है। वो जो एक समीकरण के रूप में लिखते हैं उसी को कहते हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल्स h ब्रैकेट में न्यू माइनस ν0। फिर आता है बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार कोणीय संवेग। कोणीय संवेग J इक्वल्स होता है mvr, या इसको लिख सकते हैं nh/2π। तो यहाँ से जैसे जेई में या नीट में क्वेश्चन आया हुआ है,
कोणीय संवेग और जो h है, इन दोनों की जो डायमेंशन होती है या बीमा होती है सेम होती है। तो ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा पेयर इनमें से समान बीमा रखता है, h और j। तो j इक्वल्स एम बी आर इक्वल्स एन एच अपॉन 2 जहाँ n इक्वल्स 1 2 3 अप टू सो ऑन। हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो स्थायी कक्षाएं हैं उसमें स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या आर एन इक्वल्स होती है एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर अपॉन पाई जेड एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं आर एन प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर अपॉन जेड। दूसरा है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल, वी एन इक्वल्स होती है जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच इंटू 1 अपॉन एन, अर्थात वी एन प्रोपोर्शनल जेड अपॉन एन, जहाँ जेड परमाणु क्रमांक है, एन है कक्षा की संख्या, एच प्लांक्स कांस्टेंट है। स्थायी कक्षा की ऊर्जा ई एन इक्वल्स होता है माइनस एम ई पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं ई एन प्रोपोर्शनल यानी एन वी कक्षा की ऊर्जा प्रोपोर्शनल आ जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हाइड्रोजन परमाणु की एन वी स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ई एन इक्वल्स होता है माइनस आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर। आर की जो रिडबर्ग कांस्टेंट है, एच प्लांक कांस्टेंट है, सी प्रकाश की चाल है, एन कक्षा की संख्या है। इन सब की वैल्यू अगर रख दी जाए तो ये बनता है माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहाँ आर की वैल्यू इतनी होती है, एच की वैल्यू ये होती है। फिर आता है आयनन विभव। आयनन विभव वह मिनिमम विभव है जो किसी इलेक्ट्रॉन को उसकी ऑर्बिट से निकालने के लिए आवश्यक है। तो V इक्वल्स होता है डेल्टा ई अपॉन स्मॉल ई। डेल्टा ई दोनों कक्षाओं के बीच का ऊर्जा अंतराल और ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। नाभिक की त्रिज्या R इक्वल्स होती है आर नोट ए पावर 1 अपॉन 3, जहाँ R0 एक नियतांक है जिसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। रेडियोएक्टिव परमाणु के विघटन के लिए, जो रेडियोएक्टिव परमाणु होते हैं तो उनके विघटन के लिए वो उनका ऑटोमेटिक विघटन होता रहता है, उसमें से अल्फा बीटा गामा कण निकलते रहते हैं। तो उनके लिए होता है n इक्वल्स n0 ई टू पावर लैम्डा टी, जहाँ n है विघटन के बाद अवशेष मात्रा, n0 उसकी प्रारंभिक मात्रा है और लैम्डा है क्षय नियतांक। अर्धायु एवं क्षय नियतांक में संबंध, अर्धायु को कहीं t से लिखते हैं कहीं t हाफ से लिखते हैं, तो t हाफ इक्वल्स होता है 0.6931 अपॉन लैम्डा। औसत आयु टो तथा अर्ध आयु टी हाफ में संबंध, तो टो इक्वल्स होता है 1.44 टी हाफ। नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिक की बंधन ऊर्जा को दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो द्रव्यमान क्षति है डेल्टा एम, यदि किलोग्राम में दे रखी है तो डेल्टा एम किलोग्राम में देने के बाद यह आ जाता है डेल्टा ई इक्वल्स डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर किलोग्राम के केस में, जहाँ सी प्रकाश की चाल है। यदि मास डिफेक्ट एम AMU एटॉमिक मास यूनिट में दे रखा है तो नाभिक की बंधन ऊर्जा डेल्टा ई इक्वल्स होती है 931 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू डेल्टा एम, जहाँ डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति है। 1 AMU इक्वल्स होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, और 1 AMU की जो एनर्जी में वैल्यू होती है वो होती है 931 MeV। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में श्रेणियाँ, जो हाइड्रोजन सदृश्य परमाणु हैं उनके स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणियाँ प्राप्त होती हैं। लाइमन, वामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। इनका जो सीक्वेंस है यही है लाइमन, वामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। जो लाइमन है वो अल्ट्रावायलेट या प्रबंगिनी क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो वामर हैं विजिबल या दृश्य भाग में, और ये जो बादकी हैं पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये इंफ्रारेड या अवरक्त भाग में पड़ती हैं। तो ये पूछ लिया जाता है एक नंबर में किस भाग से ये पहुँचती है। फिर दूसरा, ये प्राप्त कैसे होती हैं, जब भी कोई इलेक्ट्रॉनीय कक्षाएं दे रखी हैं 1 2 3, ये जो एनर्जी गैप है ये कम होता जाएगा।
पहले दो के बीच में ज़्यादा है, फिर कम होगा, फिर कम होगा, अप टू इन्फिनिटी तक बहुत कम होता जाएगा। तो इसमें जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा से, चाहे वो दूसरी तीसरी अप टू इन्फिनिटी किसी भी कक्षा से पहली कक्षा में आएगा, तो इस तरह से जो सीरीज बनेगी, ये सीरीज बन जाएगी लाइमन सीरीज। इसी तरह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन तीसरी चौथी पाँचवीं अप टू इन्फिनिटी कक्षा से दूसरी कक्षा में आएगा तो वो बामर सीरीज बन जाएगी। तीसरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन अपर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं से आ रहा है तो पार्शन, और चौथी कक्षा में अगर पहुंच रहा है n=4 में अपर कक्षाओं से ऊपर वाली कक्षाओं से तो ब्रैकेट, और पाँचवीं में पहुंच रहा है ऊपर वाली कक्षाओं से अप टू इन्फिनिटी से तो वो बन जाएगी फुंड श्रेणी। फिर आता है नाभिकीय विखंडन तरह नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। जो नाभिकीय विखंडन है दो तरह से होता है, एक तो नेचुरली होता है, एक होता है आर्टिफिशियली। जैसे यूरेनियम है, जो यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो जो यूरेनियम है वो अस्थायी परमाणु या नाभिक में बदल जाता है और वो टूट जाता है दो स्थायी परमाणुओं में। दो स्थायी है बेरिलियम और क्रिप्टन। ऐसा होने के साथ साथ 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं और बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। ऐसा हुआ क्यों होगा, ये सोचना है कि जैसे इस पर न्यूट्रॉन की बमबारी करेंगे तो इसमें एक प्लस ये है, तो जैसे ही एक प्लस होगा इस यूरेनियम के साथ तो इसका जो है मास है, इसका जो द्रव्यमान है वो क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक हो जाएगा और ये फिर क्या होगा, टूट जाएगा, स्थायी नहीं रह पाएगा। ये जो 3 न्यूट्रॉन प्राप्त हुए थे ये अगले 3 यूरेनियम के परमाणुओं को तोड़ेंगे और इस तरह से 9 प्राप्त होंगे। फिर अगले ये जो 9 है फिर अगले 27 को, फिर 81 को, इस तरह से एक चेन बन जाती है, एक श्रृंखला बन जाती है 1, 3, 9, 27, 81। तो ये कहलाती है श्रृंखला अभिक्रिया। और नाभिक का दो स्थायी, किसी बड़े नाभिक का दो हल्के नाभिकों में टूटना कहलाता है नाभिकीय विखंडन। फिर आता है ट्रांजिस्टर के प्रतीक। ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। तो इनके प्रतीक पूछ लिया जाता है। दोनों में ECB ये भी सेम बन रहा है। देखना कहाँ है, सिर्फ एरो में अंतर है। इधर E2B है, इधर B2E है, NPN और PNP। ऐसा क्या है मैं अभी से आगे बताऊंगा यहाँ पर। तो इसमें ये जो NPN का प्रतीक है ये है इमीटर यानी उत्सर्जक, ये है कलेक्टर यानी संग्राहक, ये है बेस यानी आधार। तो इमीटर से या उत्सर्जक से आधार की ओर अगर धारा बह रही है, ऐसा एरो लग रहा है तो वो NPN हो जाएगा, और आधार से उत्सर्जक की ओर धारा का एरो बना दिया तो ये बन जाएगा PNP ट्रांजिस्टर। जैसे मान लिया ये है ट्रांजिस्टर के लिए, ट्रांजिस्टर में जैसे NPN है तो इन N और P टाइप के बीच में एक संधि बन रही है, और ये पहली जो संधि होती है हमेशा फॉरवर्ड वाइस होती है। तो जैसे ही फॉरवर्ड वाइस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या है, आगे की ओर मूव करेगा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में धारा फ्लो होगी। तो इलेक्ट्रॉन अगर N2P आ रहा है तो धारा आएगी P2N यानी B से E की ओर, B से E की ओर, तो ये बन जाएगा PNP। तो इस तरह से इसकी वर्किंग जो है, इसकी वर्किंग के आधार पर ये इसमें एरो लगाते हैं। फिर आता है अर्धचालक क्या है। अर्धचालक दो तरह के होते हैं, एक तो शुद्ध होता है, एक अशुद्ध होता है। शुद्ध में जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन एटसेट्रा, इनको क्या करेंगे, क्रस्ट से निकाल लेंगे, प्यूरिफाई कर लेंगे और धातु के रूप में ये प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये यूजलेस है क्योंकि ये इनमें जो है विद्युत के चालक नहीं होते। इनमें क्या करना पड़ता है, फिर डोपिंग करनी पड़ती है, यानी इम्प्यूरिटी इसमें ऐड करनी पड़ती है, कहलाती है डोपिंग। डोपिंग दो तरह की होती है, पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट, 5 संयोजकता वाली, 3 संयोजकता वाली। जैसे आर्सेनिक है 5 संयोजकता का, जैसे ही इसमें थोड़ी सी अशुद्धि मिलाएंगे तो क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, और इस तरह से जो अर्धचालक बनेगा वो बन जाएगा एन टाइप। इसमें जैसे ट्राइवेलेंट मिलाते हैं, यानी कि 3 वैलेंसी वाली कोई इम्प्यूरिटी मिलाते हैं जैसे बोरॉन, तो इसमें क्या होता है, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है जिसे कहते हैं होल या कोटर। और इस तरह से जो अर्धचालक बनता है वो होता है पी टाइप अर्धचालक। अब तक हम पढ़ रहे थे आवेश वाहक का काम केवल इलेक्ट्रॉन करता है, लेकिन जैसे ही हम सेमीकंडक्टर का केस पढ़ेंगे तो यहाँ जो आवेश वाहक दो तरह से होगा, आवेश वाहन का काम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। या मेजॉरिटी कैरियर
या बहुसंख्यता होगी किसकी, इलेक्ट्रॉनों की, अल्पसंख्यता होगी किसकी, क्वार्टर की। कुछ क्वार्टर भी हो सकते हैं इसमें। इस तरह से यहाँ क्वार्टर की बहुसंख्यता या मेजॉरिटी होगी और इलेक्ट्रॉन की माइनॉरिटी होगी। अगर पी टाइप और एन टाइप की दो पट्टियों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये जैसे जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है पी एन संधि डायोड। पी एन संधि डायोड, क्योंकि पहले इससे पहले डायोड वाल्व होता था, डायोड वाल्व को रिप्लेस कर दिया गया किससे, पी एन संधि डायोड से। पी एन संधि डायोड क्योंकि ये जैसे ही एक जगह जोड़ा था तो पी टाइप में होल या क्वार्टर, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में फ्यूज हुए थे और एक बीच में लेयर बन गई थी। इस लेयर से ना तो इलेक्ट्रॉन उधर जा सकते ना ही उधर जा सकते, तो इसको ज़रूरत पड़ेगी बाहर से बैटरी से जोड़ने की, तो ये ही कहलाता है वाइसिंग। और ये जो बीच में एक बैरियर बना था ये कहलाता है पोटेंशियल बैरियर या विभव प्राचीर। तो वाइसिंग भी दो तरह की होती है, फॉरवर्ड वाइसिंग, रिवर्स वाइसिंग, अग्र अभिनत, पश्च अभिनत। जैसे ही पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से जोड़ेंगे ये कहलाएगा फॉरवर्ड वाइस या अग्र अभिनत। जैसे इसको माइनस पी से जोड़ेंगे माइनस के बैटरी के टर्मिनल से और पॉजिटिव से जोड़ेंगे एन को, तो ये क्या होगा, बीच का बैरियर बढ़ेगा। फॉरवर्ड जोड़ने पर बीच का बैरियर कम होता है। तो दोनों ही कंडीशन में ये वर्क करता है, फॉरवर्ड वाइस में भी रिवर्स वाइस में। ये फॉरवर्ड वाइस के लिए दिखाया है, ये रिवर्स वाइस के लिए दिखाया है। रिवर्स वाइस में जब जंक्शन डायोड काम करता है उसका स्पेशल नाम हो जाता है जेनर डायोड। क्या हो जाता है ये, जेनर डायोड। इसका यूज क्या है, पीएन जंक्शन डायोड का यूज है दिष्टकारी के रूप में, रेक्टिफायर के रूप में। रेक्टिफायर क्या है कि एसी को डीसी में बदलना। मान लिया एसी है और इसके रास्ते में क्या रख दिया, एक पीएन जंक्शन डायोड रख दिया, तो किस में बदल देगा ये, डीसी में। दो तरह से बदल सकता है, अर्धदिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी में ये जो साइकिल है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल मान लेते हैं, ये नेगेटिव हाफ साइकिल मान लेते हैं। जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल पी पर जाएगी तो ये फॉरवर्ड वाइस हो जाएगा और फॉरवर्ड वाइस होने के बाद जो जंक्शन डायोड है ये कंडक्ट हो जाएगा और हमें क्या होगा, आउटपुट मिलेगा डीसी के रूप में। इसी तरह से जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स वाइस हो जाएगा। बीच का जो पोटेंशियल बैरियर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये जो जंक्शन डायोड है ये ब्लॉक हो जाएगा और आउटपुट नहीं मिलेगा, यानी परिपथ में धारा नहीं बहेगी। तो यहाँ इसमें आउटपुट नहीं मिला। नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फिर प्रोसेस वही होगा कि फॉरवर्ड वाइस, कंडक्ट और आउटपुट हमें मिल गया। तो इस तरह से केवल आधी तरंग का ही दिष्टकरण हो रहा है, केवल आधी तरंग के लिए ही आउटपुट मिल रहा है, इसलिए कहलाता है अर्ध तरंग दिष्टकारी। पूर्ण तरंग दिष्टकारी में क्या होता है कि इसमें दो डायोड लगा देते हैं, D1 D2, और यहाँ से ये एसी इनपुट हो गया और ये जो टी पॉइंट है ये पॉइंट कहलाता है विभव विभाजक पॉइंट। ये इस पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल को क्या करता है, दो भागों में काट देता है। अल्टीमेटली एक साथ पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 पर जाएगी, नेगेटिव हाफ साइकिल D2 पर जाएगी। जिस पर पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी वो फॉरवर्ड वाइस हो जाएगा, जिस पर नेगेटिव हाफ साइकिल जाएगी वो रिवर्स वाइस हो जाएगा। एक कंडक्ट हो जाएगा, दूसरा ब्लॉक हो जाएगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा। सेम नेक्स्ट प्रोसेस में एक पर नेगेटिव जाएगी, दूसरे पर पॉजिटिव जाएगी, तो पहला वाला ब्लॉक हो जाएगा, दूसरा कंडक्ट हो जाएगा, तब भी हमें आउटपुट मिलेगा। इस तरह से कंटिन्यूसली हमें क्या होता है, यहाँ जो लोड है, लोड में कंटिन्यूसली आउटपुट मिलता रहता है। इस तरह से कंप्लीट जो साइकिल है या कंप्लीट जो एसी है उसका डीसी में कन्वर्सन हो जाता है। तो ये कहलाता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ट्रांजिस्टर के बारे में यहाँ बताया था, ये सिंबल थे, ये संकेत थे। ट्रांजिस्टर में जैसे दो बड़े सेमीकंडक्टर की प्लेट, बड़ी प्लेटों के बीच में, एक सी प्लेटों के बीच में अगर दूसरे कंडक्टर की छोटी सी बारीक सी स्लाइस सैंडविच्ड कर दी जाती है तो इस तरह से जो डिवाइस बनती है वो कहलाती है ट्रांजिस्टर। इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, उत्सर्जक ई या इमीटर, कलेक्टर सी या संग्राहक, आधार या बेस बी। एनपीएन के लिए मान लिया ये ई है, बी और ये सी है, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो आई ई, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो आई सी और बी में जो करंट फ्लो हो रही है वो आई बी। तो इनमें एक रिलेशन होता है डेल्टा आई ई इक्वल्स डेल्टा आई सी प्लस डेल्टा आई बी, जहाँ ये इन टर्मिनल्स में बहने वाली करंट है।
इसमें दो तरह के धारा लाभ होते हैं। एक तो होता है कांस्टेंट आधार करंट पर, अल्फा इक्वल्स होता है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। एक होता है कांस्टेंट इमीटर करंट पर, इसमें होता है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, और ये है कांस्टेंट इमीटर या उत्सर्जक करंट पर। इसके बाद आता है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट ये जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं, और जो हमारे पास डिजिटल दो तरह के सिग्नल होते हैं, एनालॉग सिग्नल, कंटिन्यूस सिग्नल होता है, और एक होता है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल में हमें सोर्स जो मिलता है वो लो भी मिलता है, हाई भी मिलता है, और इसका एक एवरेज वैल्यू भी मिलती है एनालॉग सिस्टम में, और कंटिन्यूस होता है। लेकिन जो डिजिटल सिग्नल होता है, या तो हमें पूरी तरह से वो स्क्रीन मिलेगी, चाहे पूरी तरह से वो बंद होगी, यानी कि या तो 0 मिलेगा या हाई के लिए 1 मिलेगा। 0 1 0 1 0 1 0 को हम लिख सकते हैं, 0 को ऑफ भी लिखते हैं, 1 को ऑन लिखते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है लॉजिक गेट का, वो डिजिटल सिग्नल पर काम करता है। जैसा मैं बोल रहा हूँ, तो ये क्या है, ये कोड में कन्वर्ट होगा। ये जो सिग्नल है मैं जो बोल रहा हूँ, ये वॉइस है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल को क्या होगा, डिजिटल सिग्नल में कोई जो डिवाइस मेरे माइक के रूप में यूज हो रही, तो इसमें क्या है, एनालॉग टू क्या है, डिजिटल सिग्नल कन्वर्टर लगे हुए हैं, और ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, कोड में। और जैसे ही कोड में कन्वर्ट करेगा, तो ये पूरा सिस्टम इसको फिर उसी उसमें प्रेषित करेगा, और जहाँ पर ये रिसीव की जाएगी, फिर उसमें कन्वर्ट कर जाएगा इस कोड को एनालॉग सिग्नल में। और क्योंकि हम एनालॉग सिग्नल ही सुन सकते हैं, कोड सिस्टम में हमारी समय हमें इसको बदलना पड़ता है। तो इसी तरह से जो लॉजिक गेट हैं, वो ऐसे स्विचिंग सर्किट हैं जो किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर की तरह काम करते हैं। 3 तरह के मेन हैं, मुख्य हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं इसमें 5 तरह के लॉजिक गेट। और गेट, और में इस तरह से ये दिलनुमा बना हुआ होता है। 2 इनपुट 3 इनपुट हो सकते हैं, आउटपुट उसमें एक ही होगा, तो ए और बी इनपुट हो गए, और y इक्वल्स होगा a और b, है तो a प्लस बी, लेकिन पढ़ते हैं इसको a और b। और इसकी हो जाती सत्यता सारणी। सत्यता सारणी बनाने का तरीका है 0 0 1 1 0 1 0 1। अगर किसी एक इनपुट में भी ऑन है यानी 1 है, तो आउटपुट में ऑन मिलेगा। अगर दोनों में 0 है या दोनों ऑफ है, तभी हमें ऑफ मिलता है और के केस में। याद करने का तरीका ये दिलनुमा है, तो कुछ भी याद कर सकते हैं, तो नहीं तो वो सही। और का मतलब है दिल का मामला है, तो दिल जैसा अगर बन रहा है, इस तरह का बन रहा है, तो ये बन जाएगा और गेट। एंड गेट डी आ रहा है, तो डी के आकार का बन रहा है, ए बी इक्वल्स बाई एंड बाई इक्वल्स ए एंड बी। इसमें इसकी सत्यता सारणी ये हो जाएगी, जब दोनों में इनपुट में ऑन है तभी हमें आउटपुट ऑन मिलेगा, यानी 1 मिलेगा, अन्यथा हमें सब में 0 मिलेगा एंड के केस में। नॉट गेट, नॉट गेट में क्या होता है, नॉट गेट इसको इन्वर्ट कर देता है। ये सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट गेट होता है, तो 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा। ये होगा इसकी सत्यता सारणी। फिर आता है नैंड गेट। जो नैंड गेट है, अगर एंड गेट के आगे नॉट गेट लगा दिया जाए, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो गेट बना है, ये कहलाता है नैंड गेट। तो इसका जो एंड गेट की जो सत्यता सारणी आई थी, जहाँ जहाँ 0 है वहाँ 1 हो जाएगा, और जहाँ 1 है वहाँ 0 हो जाएगा सत्यता सारणी में। नॉर गेट, नॉर गेट में है और गेट के आगे अगर नॉट गेट लगा दिया जाए, तो उनके कॉम्बिनेशन से बनता है नॉर गेट। नॉर गेट में बन जाता है y इक्वल्स ए और b का बार, यहाँ a एंड b का बार बनाता है नैंड गेट में। और जो सत्यता सारणी और गेट की थी, इस और गेट की सत्यता सारणी में जहाँ 0 है उसका इन्वर्ट हो जाएगा 1, बाकी 1 का इन्वर्ट हो जाएगा 0। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन, गेट वाले क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं, या तो पूछ लेगा कि इस गेट का सिंबल क्या है, तो ये संकेत हो गए जो इनके चिन्ह बन रहे हैं। दूसरा पूछ लेगा इसका बुलियन फलन क्या है, तो ये जो y इक्वल समथिंग लिखे हुए हैं, ये इसके बुलियन फलन हो गए इनके। और ये पूछ लेगा सत्यता सारणी, ये सत्यता सारणी दे देगा, पूछ लेगा कि ये किस लॉजिक गेट की सत्यता सारणी है। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, इनपुट में ये दे देगा 2 और आउटपुट पूछ लेगा
आउटपुट भी दे देगा, पूछ लेगा किस गेट के लिए है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, मान लिया ये आगे को भी बढ़ा हुआ है तो 0 0 रख लेंगे, ये आगे बढ़ा हुआ है तो 1 1 रख लेंगे। तो पहले तो इन सबको 0 और 1 रख देंगे, और ये रखने के बाद आउटपुट में भी रख देंगे। फिर इसकी सत्यता सारणी बना लेंगे। सत्यता सारणी जिस गेट से मैच कर रही होगी वो गेट हो जाता। तो इस तरह से आज पूरी तरह से ये कंप्लीट हो चुका है। अगर सही से इसको याद किया तो आपके बिना किसी संकोच के मैं कह सकता हूँ कि आपके पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे। यहाँ तक कि इस पूरे अगर पेज को देखा जाए, एक ही बोर्ड पे कम से कम 2024 में जो जेईई मेंस में क्वेश्चन आए हैं 5 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछे गए हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सूत्र हैं, अच्छे से याद कर लेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।